हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका? बढ़िया हो? अच्छे हो? ओके। तो अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। देखो, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का चैप्टर है ना, उसमें हमने दो तरह के डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ा है 3D के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप प्लेन की बात करते हो, 2D सरफेस की बात करते हो, तो उस केस में दो तरह के सिस्टम्स हैं हमारे पास। एक तो कार्टेशियन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं उसको स्पेशल केस के तौर पे। और दूसरा है हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो 2D के अंदर आ जाते हैं। अब 3D के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया जाता है, वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे नॉर्थ में जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, उनके सिलेबस में ज़्यादातर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप मैकेनिक्स के स्टूडेंट हो, बीएससी फिजिक्स के बच्चे हो, या बीएससी ऑनर्स मैथ्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, और मैकेनिक्स एज ए सब्जेक्ट या एज ए चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये वाला चैप्टर है या ये टॉपिक है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि सर, दिस इज द माई यूनिवर्सिटी, और इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में हमारा ये पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है या टॉपिक सिलेबस में है। ठीक है। इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम? तो जैसे हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था कि सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड के साथ हम डिनोट करते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम आर, थीटा और फाई तीन कोऑर्डिनेट्स के साथ किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नोटेशंस हैं, वो ज्यादातर रो, फाई और जेड रहता है। तो ये रो, फाई और जेड क्या है, तो सबसे पहले हमें इनको डिफाइन करना है। ठीक है। उसके बाद हमने इनके रिलेशंस फाइंड करने हैं। रो, फाई और जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कैसे रिलेट करते हैं, एक्स, वाई और जेड के साथ कैसे रिलेट करते हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो जेड कोऑर्डिनेट है वो सेम रहता है, वो कार्टेशियन में भी जेड रहता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जेड ही रहता है। लेकिन जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, उसकी जगह हमारे पास रो और फाई आ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा एक्स वाई प्लेन होता है ना, हम उसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे ही रो फाई प्लेन बना देते हैं, और वहां पे हमारे पास रो और फाई की रिलेशन विद एक्स और वाई बिल्कुल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट जैसा ही है, तो वो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है। ये पहला काम है। दूसरा काम है, हमें यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, और उनकी रिलेशंस को भी फाइंड करना है विद आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें दोनों के आपस में क्या रिलेशंस हैं वो फाइंड करने हैं। तो आज के लेक्चर में यही रहेगा, और उसके साथ साथ हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करे हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर्स जो हमने फाइंड करे हैं, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें आंसर जीरो आता है। तो हम यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रूव दैट आर रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आंसर विल बी जीरो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें डिस्कस करेंगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फॉलोड बाय सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन दिस केस। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी जैसे सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, अगर आपने किसी सिलेंडर के, जैसे मेरे पास है डेमो के लिए, ये एक सिलेंडर है ना, तो अगर सिलेंडर के सरफेस पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, ठीक है, सरफेस पे, ये वाला सरफेस, ठीक है। तो अगर सिलेंडर के सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, और आप उसको लोकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको इजी आंसर देंगे, ज्यादा आसानी से आप फाइंड कर पाओगे। एरिया मतलब ये वाला एरिया, वॉल्यूम, वो सब चीजें हम फाइंड कर पाएंगे। पॉइंट अगर यहाँ पर है ऊपर, तो क्या हम उसको नहीं फाइंड कर सकते? इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें छोटी रेडियस का यहाँ पर सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा। फिर जो हमारा रो रहेगा ना, वो रेडियस होती है सिलेंडर की, वो वहीं तक हम अज्यूम करेंगे जहां पे पॉइंट होगा। तो रो इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। वो अभी आपको सब बताता हूँ वो क्या चीजें हैं। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि इस सिलेंडर के सेंटर पे, इसका सेंटर कहाँ होता है सिलेंडर का, बताओ? तो अगर मैं एक एक्सिस इमेजिन करूं, इसके अंदर से ऐसे एक्सिस एक इमेजिन करूं, तो उस एक्सिस के मिड पॉइंट जो होगा वो इसका सेंटर होगा। वहां पे अगर हम ओरिजिन को कंसिडर कर ले, ओरिजिन को, और वहां से फिर तीन एक्सिस ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस,
जेड हम वर्टिकली अप लेते हैं, एक्स और वाई नीचे लेते हैं, इधर हमारा एक्स रहेगा, इधर वाई रहेगा और जेड ऊपर रहेगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास रो और फाई बनते हैं और जेड हाइट होती है, ठीक है। तो सेंटर पर अगर ओरिजिन मानोगे तो जो जेड है वो नीचे से लेके -L/2 टू +L/2 तक जाएगा अगर सिलेंडर डिफाइंड है। अदरवाइज ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जेड की लिमिट्स होती है। मैं आपको डायग्राम बना के प्रॉपर यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो हमें इसमें y ऐसे लेना है, x ऐसे लेना है। तो ये नीचे वाला जो हमारा प्लेन है मैं डॉटेड बना देता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन बन गया, ठीक है। और z हाइट लेनी है, और आपको पता है कि इधर हमारा आई कैप आ जाएगा, इधर आपका जे कैप आ जाएगा और इधर के कैप आ जाएगा, ठीक है। सो पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन भी बोल सकते हैं, वो हम फाइंड कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहां पर ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है बच्चे। अब मेरा पॉइंट यहां पे लाई करता है, यहां पे ये हमारा पी पॉइंट है। तो अब इस पी पॉइंट को हमें इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, कार्टेशियन वाले एक्स वाई जेड है। एक्स आपको पता है क्या होता है, अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो जहां पर भी वो कट करेगा वो डिस्टेंस एक्स होता है, वो आपको पता है। ऐसे ही वाई, ऐसे ही जेड। अब बच्चे यहां पर इस पॉइंट की जो सरफेस से हाइट है उसको z बोला जाता है। सबसे पहले मैं z की बात कर रहा हूँ, इट इज जस्ट हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। तो ये सिंपली हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जो z होता है वो कार्टेशियन वाला z सेम होता है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से जहां पर मेरी हाइट है वहां से यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उसको रो बोला जाता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रो, एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली रेडियस ऑफ सिलेंडर। मैं इसको थोड़ा ना ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, आपको समझ आएगा। मैं भी समझाने के लिए बनाया था, ऐसे बना दिया मैंने, पॉइंट थोड़ा बाहर निकाल दिया प्लेन से, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन से बाहर निकाल दिया। पॉइंट है ये परपेंडिकुलर ही यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस रो है आपका। बेसिकली इट बिकम्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो पहले अगर ये रेडियस है तो हम यहाँ पर एक सर्कल इमेजिन कर लेते हैं, ड्रॉन विद दिस रेडियस ऐसे, ठीक है। ये हमारा रो रहता है। अब ये इस पॉइंट से जो मैंने यहां z तक ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे ऐसे गिरा और ओरिजिन को मैंने उस पॉइंट से मिला दिया। अब वो जहां पर भी गिरा, ये वाला एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, जो हमारा रो है, हमारा रो कैप इधर रहेगा, रो कैप इज यूनिट वेक्टर लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रो, उस बात आगे करूंगा मैं। तो रो वाला जो एक्सिस है उसके साथ जो एक्स एक्सिस का एंगल है उसको फाई बोला जाता है, ठीक है। ये फाई है, तो ये फाई मैंने यहां पे बना दिया। तो रो, फाई और जेड, दीज आर थ्री कोऑर्डिनेट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, रो फाई जेड, ठीक है। तो रो इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, जैसे उसमें आर होता था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। फाई इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रो वेक्टर। ये पॉइंट पे डिपेंड करेगा रो कहां, अगर मान लो पॉइंट यहां होता तो रो ऐसे बनता, रो की डायरेक्शन इधर आ जाती, रो क्या, तो फिर मेरा जो एंगल है वो भी बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा एंगल हो जाता है, ठीक है। सो इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रो वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और z क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया। अब इनकी लिमिट्स की बात करते हैं कि इनकी जो रेंज है वो कहां से लेके कहां तक हो सकती है। तो देखने से जैसे मुझे पता चल रहा है कि यहां से मैं यहां पे आऊं, सिलेंडर की रेडियस तो बड़ी करती जा सकती, जितनी मर्जी बड़ी कर दे हम उतना रो बड़ा हो जाएगा। तो जो रो है उसकी लिमिट्स हैं इंफिनिटी से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, ठीक है। तो ये रो की लिमिट्स हैं। फाई हमारा एंगल है, तो हमारा जो एंगल है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पाई रेडियंस, एंड
जीरो से बड़ा, तो जीरो से लेकर 2 पाई तक अगर जब भी हम यूज करेंगे तो लिमिट्स जो है फाई की इसी रेंज में रहेंगी। और जो z है उसकी लिमिट्स प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक रहेंगी। तो ये रेंज भी साथ में लिखनी होती है। अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि रो एक्स वाई जेड के साथ कैसे रिलेटेड है, फाई कैसे रिलेटेड है और जेड कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेड की। तो जेड तो सीधा ही पता है, मैंने बता दिया, जेड इज हाइट। तो दोनों सिस्टम्स का जेड सेम होता है। अब हम एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। तो ये प्लेन आप देखिए, ये रो वेक्टर है, यहाँ पे ये वाला मेरा रो वेक्टर है, ये एंगल है। अब मैं इसको यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो रो कॉस फाई बनेगा, रो कॉस फाई। और ऐसे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है वो रो साइन फाई बनेगा। सीधी सीधी बात है, यहां बना के दिखाता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये हमारा रो वेक्टर। ठीक है, एक्स के साथ एंगल था फाइव, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस नीचे वाला बन गया, ये रो इसकी लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक ना, रो कॉस फाइव। और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ब्लू वाला डिस्टेंस जो इतना इतना है वो बन गया रो साइन फाइव। तो यू कैन ऑलवेज राइट रो cos फाई एज x। तो ये x कोऑर्डिनेट होता है ना। वैसे अगर मैं देखूं तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। तो x इज रो cos फाई एंड y इज रो साइन फाई। ठीक है, तो ये y के बराबर होता है। तो हमारे रिलेशंस आ गई। देयरफॉर रिलेशंस आर x is equal to rho cos phi simply, y is equal to rho sin phi and z is equal to z। अब जब भी आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होता है पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कहां बनता है। तो जो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है ना, मान लो यहां पॉइंट है तो हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। आप ग्रीन कलर में देखिए, ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर। और अब तीन कोऑर्डिनेट्स ये हैं हमारे, जो एक्स वाई जेड के साथ हमने रिलेशंस भी फाइंड कर लिए हैं। तो वैसे आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप आर वेक्टर को अगर इन टर्म्स ऑफ आर सॉरी रो फाई और जेड लिखना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज राइट एक्स की जगह रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज आर वेक्टर बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गई पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओके, नाउ वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर्स। नाउ टू फाइंड रो कैप फाई कैप जेड कैप in terms of आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो पहले डायग्राम में देखेंगे ये होते कहाँ हैं। तो हम इस डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। तो मैं अभी ग्रीन कलर में रहूंगा। तो मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे है, तो ये मैंने रो बनाया। अब इसी डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो वो रो कैप की डायरेक्शन है। पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये रो है, इतनी इतनी लेंथ, रो तो सेम ही रहेगा लेकिन रो कैप चेंज होगा, तो रो कैप ये बनेगा। अगर पॉइंट यहाँ है तो ये रो की वैल्यू है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और रो कैप ऐसे पीछे चला जाएगा। तो रो कैप हमेशा पॉइंट उस सर्कल के ऊपर कहां पर है उस पर डिपेंड करता है। और फिर फाई भी ऐसे ही होगा। अब फाई ये वाला एंगल था मेरा नीचे वाला, तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से अगर मैं फाई ड्रॉ करूं तो ये फाई यूनिट वेक्टर ऐसे पीछे की तरफ बनेगा फाई कैप। ठीक है, वो फाई कैप होता है। इस डायग्राम में देखो, ये हमारा रो कैप है और फाई कैप कैसे बनेगा, ऐसे आपने एंगल फाई बनाया तो इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू रो कैप इज फाई कैप। और जेड कैप किधर है, इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर मैं जेड एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूं, इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ, तो वो हमारा जेड कैप बन जाता है। ठीक है, तो पहले ये तीन समझ लो। इस डायग्राम में मेरा जेड कहाँ होगा, जेड ऐसे ब्लैक बोर्ड से स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा। तो मेरा जो जेड कैप है इस डायग्राम में वो भी बाहर की तरफ बनेगा स्क्रीन से। ठीक है, जब भी आप राइट हैंड थंब रूल बनाते हो, जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हो, आपकी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स आपने एक्स की तरफ रखनी है, वाई की तरफ घुमानी है। स्क्रीन पे रख के देखो, एक्स की तरफ फिंगर्स रखो, वाई की तरफ घुमाओ, जेड की तरफ थंब आना चाहिए, तो आपका जेड बाहर आएगा। तो अब मैं इनको फाइंड करने वाला हूं। तो इनको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, टू फाइंड, पहले हम रो कैप फाइंड करेंगे। डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा रीजन बन गया, यहां से हमने ऐसे पॉइंट पी है, ठीक है,
तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे मैंने बना दिया आर वेक्टर। अब वहां से हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़े, किसी पॉइंट क्यू पे चले गए। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई और जेड। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं रो प्लस डी रो। हम थोड़ा सा रो में ऐड कर रहे हैं, हम रो की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। रो कैप की डायरेक्शन, रो कैप को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रो वेक्टर। वो मैंने कर दिया, तो क्यू पॉइंट पे आ गए। और फिर हमारे पास फाई को हमने चेंज नहीं किया, जेड को हमने चेंज नहीं करा। इस चीज को मैं लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा नया पॉइंट आ गया क्यू पॉइंट। अब मैंने पी पॉइंट से भी नीचे ऐसे परपेंडिकुलर फेंका, वो हमारा रो ही था। आपको पता है ये पूरा रो वेक्टर है। और यहां से भी ऐसे परपेंडिकुलर नीचे फेंका, उसी डायरेक्शन में हमारे पास डी रो बना। और यही डायरेक्शन हमारी रो कैप की हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम आपके सामने तैयार है। और ये एंगल हमारा फाई है। फाई को नहीं चेंज कर रहे हम ऐसे हैं, ये सिलेंडर है ना। तो यहाँ पे मान लो आप सेंटर में ओरिजिन है, तो मैं इस पॉइंट पे आ गया। यहीं से मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूं ऐसे बाहर की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ रो। तो अब मेरा नीचे से पोजीशन वेक्टर और बनेगा। और वहां से जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो ये जो चीज है, जो इंक्रीमेंट है छोटा सा, वो हमारा डी रो है, ठीक है। आई होप आप समझे हो, वो डी रो है। तो अब ऊपर भी दिखा देता हूँ, ये इतना इतना रो है और ये डी रो है। वही सेम चीज नीचे बनी हुई है और कुछ नहीं है। सिलेंडर अगर आपको बना के देखना है, तो यहाँ पर पहले जहां पॉइंट पी था उसका सिलेंडर का सर्कल ये था, ठीक है। उसका सिलेंडर का सर्कल ये था। अब क्योंकि हम रो की डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा सर्कल बड़ा हो जाएगा। तो ये सारा चीज है। मैं आई होप आप समझ पा रहे हो कि वी हैव टेकन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रो वेक्टर कीपिंग फाई एंड जेड कांस्टेंट। ना तो मैंने हाइट बढ़ाई है पॉइंट की, ना ही मैं पीछे की तरफ गया हूं, मैंने एंगल चेंज किया है। तो ये हमने काम करना है छोटा सा बस, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। सो लेट अस राइट, कंसीडर पॉइंट पी is displaced to Q by amount d rho simply along the direction of rho, ठीक है। That is moved only along rho vector keeping फाई कॉमा जेड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको लिखनी है छोटी सी लाइन। तो अब जो नया वेक्टर बनेगा, पहले ये था आर वेक्टर जिसको हम ओपी वेक्टर बोल देते हैं। अब नया वेक्टर ये मैं ब्लू में बना रहा हूं, ये नया वाला बना आर डैश वेक्टर बोल देते हैं इसको। सो ओ क्यू वेक्टर बोल देते हैं। ओ क्यू वेक्टर विल बिकम रो प्लस डी रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो प्लस डी रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो फाई में चेंज नहीं आया, जेड में चेंज नहीं आया। और पहले वाला जो आर वेक्टर था वो क्या था, कोऑर्डिनेट्स ये हैं तुम्हारे सामने। तो उसके हिसाब से अगर आपको ओपी वेक्टर लिखना है, तो वो सिंपली था रो कॉस फाई, क्योंकि इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो रो है ना, इसका रो प्लस डी रो है ना। तो वहां रो कॉस फाई आएगा, रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे ये निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रो, ये लेंथ निकालनी है, फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो आई वांट टू फाइंड पी क्यू वेक्टर। तो व्हाट इज पी क्यू वेक्टर? पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ पी। सो पी क्यू वेक्टर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रो वेक्टर एंड इट इज ओ क्यू माइनस ओ पी। आप माइनस करके देख लेना, यही बचेगा, बड़ा आसान है। डी रो कॉस फाई आई कैप प्लस डी रो साइन फाई जे कैप, ठीक है। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बोले अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रो, तो आपको इतना ड्राइव करना है। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, अगर मैं अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर करूं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज 1, तो डी रो ही आ जाएगा। और पी क्यू यूनिट वेक्टर जो हमारा रो कैप है, वो है पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस वेक्टर को डी रो से ही डिवाइड कर दूं, तो वो डी रो कट जाएगा और कॉस फाइव आई कैप प्लस साइन फाइव जे कैप बचेगा। तो ये हमारा रो कैप है। तो ये एक लाइन में भी निकल आता है, बट
थोड़ा लिखना पड़ता है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको ऐसे कर लेना। एक लाइन में बता देता हूँ सेकंड मेथड। ये हमारा डायग्राम था एक्स वाई प्लेन का, ये बना देना उसमें, इसमें रो वेक्टर ही था, ऐसे रो कैप शो कर देना और यहाँ पे एंगल फाई शो कर देना। यहाँ से हमने ड्रॉ किया था नीचे, तो x इज इक्वल टू रो कोस फाई था, और इधर ड्रॉ किया था तो y इज इक्वल टू रो साइन फाई था। तो आप सिंपली रो वेक्टर लिख लेते पूरा, आप लिखते रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई, है ना, रो साइन फाई जे कैप, और फिर आप रो कैप लिखते तो रो वेक्टर डिवाइड बाय रो करते तो वही ऊपर वाला वेक्टर आ जाना था। ये तो एक लाइन में ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि कई बार बुक्स में लिखी होती चीजें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर भी बोलते हैं कि नहीं आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग रो करना है, उनको फिक्स रखना है, फिर वहां से निकालो, तो इसलिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। चलो जी, तो ये हमारा आ गया रो कैप, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज जो हमें फाइंड करनी थी। अब हम फाई कैप को फाइंड करेंगे, तो ये भी आप दो मेथड से फाइंड करते हो, एक तो एक लाइन में, दूसरा जो मेथड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ये वाला मेथड आप पहले समझ लें। फाई कैप को निकालने के लिए डायग्राम बना लेते हैं फिर से। ये हमारा पॉइंट P है, रो फाई जेड, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, सीधा बनाते हैं आर वेक्टर। अब मैं पीछे की तरफ मूव कर रहा हूं ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, ठीक है। पहले मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हमारा रो वेक्टर है और ये एंगल फाई है। अब मैंने यहाँ से पीछे की तरफ ड्रॉ करा ऐसे, अब ऐसे बनाना है। देखो इसमें इसमें और इसमें फर्क है, मैंने ऐसे नीचे की तरफ बनाया था, वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहे थे ये, और ये हम अब ऊपर की तरफ बनाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, ठीक है। तो ये मैंने नीचे बना दिया, अब फिर से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब ये तो सर्कल की रेडियस पे ही है तो इसकी लेंथ भी रो रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक एंगल बनेगा, छोटा एंगल ये वाला, उसको मैं बोल दूंगा डी फाई। तो जो ये नया वाला पॉइंट आया क्यू पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे रो सेम है क्योंकि अब हम सर्कल के ही ऊपर है, मैं बना के दिखाता हूँ, मैं उसी सर्कल पे हूँ ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक भी वो रो ही है और यहां से लेके यहां तक भी ये रो ही है, तो रो में चेंज नहीं आया। तो क्यू पॉइंट जो है उसका जो रो कोऑर्डिनेट है वो सेम है, फाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, फाई प्लस डी फाई, क्योंकि हम पीछे की तरफ गए हैं थोड़ा सा। वी हैव टेकन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फाई ओनली, कीपिंग रो एंड जेड कांस्टेंट, और जेड हाइट भी हमने सेम रखी है। तो यहाँ पर पहले डायग्राम समझ लीजिए, आई होप आपको समझ आ गया। अब ये लेंथ भी हमारी रो है, ये लेंथ भी हमारी रो है, और ये एंगल फाई है, तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा रो डी फाई, सॉरी ये एंगल डी फाई है, डी फाई ग्रीन से बनाते हैं, ये डी फाई है। तो एंगल इनटू रेडियस इज दिस आर्क, है ना, वो हमें चाहिए, तो वो आर्क बन गई है रो डी फाई, ठीक है। अब जो नया पॉइंट आ चुका है उस पॉइंट को मैंने क्यू बोल दिया, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमारा दोबारा से ओ क्यू वेक्टर बन गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस राइट, नाउ लेट्स point P is displaced to, अब ये वाला Q और पिछले वाला Q डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। टू Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं रो और Z, thus PQ vector is displacement along phi only। PQ कहाँ है, ये P था ये Q था, तो ये वाला येलो में देख लो, ये वाला, ठीक है, ये PQ है। phi only keeping रो कोमा जेड एज कॉन्स्टेंट्स, तो ये एक लाइन पक्का लिख देना, ठीक है। अब फिर से मुझे पी क्यू वैक्टर निकालना है, तो वो ओ क्यू माइनस ओ पी ही बनेगा, ये है पी क्यू वैक्टर विच इज ओ
क्यू, इसमें से ओ क्यू में से इसको माइनस करेंगे, हेड माइनस टेल, तो ये निकल आएगा। तो अब हम वैल्यूज, ओ क्यू तो मेरे पास पहले, ओ क्यू मैंने अभी यहाँ से लिखना है, ओपी तो मेरे पास पहले ही है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। ओ क्यू देखो, रो कॉस फाई की जगह फाई प्लस डी फाई आई कैप। अब मैं ये रब करके थोड़ी जगह बना देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, छोटा बना देते हैं इसको। प्लस रो साइन फाई प्लस डी फाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मेरा सारा ओ क्यू वैक्टर है, माइनस ओपी। ओपी क्या था, रो कॉस फाई आई कैप माइनस रो साइन फाई जे कैप माइनस जेड के कैप। तो जेड के कैप कट गए। इनको सॉल्व करने के लिए कोज ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, यहाँ पर कोज ए प्लस बी लगेगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगेगा, फिर माइनस होंगे, वो मैं नेक्स्ट शीट पे करता हूं। तो यूजिंग कॉस फाई प्लस डी फाई, क्या होता है ये, कोज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बी की जगह डी फाई लगाना है, ए की जगह फाई लगाना है। अब फोर डी फाई अप्रोचेस टू जीरो, हमारा ना जो डी फाई स्मॉल चेंज है ना फाई के अलोंग, बट वेरी वेरी स्मॉल है। तो अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो जहां कॉस फाई डी फाई है वहां वन आ जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो इज वन और वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। और जहां साइन डी फाई है वो डी फाई बनेगा, जीरो नहीं बनाना, डी फाई बनेगा फॉर स्मॉल एंगल्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, कॉस फाई प्लस डी फाई इज इक्वल टू कॉस फाई इंटू वन माइनस साइन फाई इंटू डी फाई। क्लियर, ओके गुड। ऐसे ही आप इसको खुद सॉल्व करना। चलो मैं कर देता हूं, साइन फाई प्लस डी फाई इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बनेगा साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई, वही ऊपर वाली सेम चीज दोबारा से ये वाली सेम चीज अप्लाई करके, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो हमारा पी क्यू वेक्टर है वो बनेगा रो कॉस, अब ये सारी टर्म इसकी जगह ये सारी टर्म आ जाएगी ब्रैकेट में, कॉस फाई माइनस साइन फाई डी फाई ब्रैकेट में आई कैप प्लस रो साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई ब्रैकेट में माइनस, माइनस हमारा ये वाली दोनों टर्म्स मैं लिख रहा हूं, रो कॉस फाई आई कैप माइनस रो साइन फाई जे कैप। तो ये कॉस फाई से कॉस फाई वाली टर्म कट जाएगी, साइन फाई से साइन फाई वाली कट जाएगी, बाकी जो बचेगा मैं लिख रहा हूं। तो हमारा पी क्यू वेक्टर बनेगा, आप पीछे मैच कर लेना, माइनस रो साइन फाई डी फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई डी फाई जे कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड स्केयर रो साइन फाई डी फाई विद नेगेटिव साइन, इसका स्केयर रो कॉस फाई डी फाई का स्केयर, रो बाहर आ जाएगा, डी फाई भी बाहर आ जाएगा, साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई वन हो जाएगा। तो ये पी आर का मैग्नीट्यूड है, जो मैंने यही पी क्यू का मैग्नीट्यूड है जो मैंने यही शो कर दिया था भाई, कि ये जो मेरा पी क्यू है वो रो डी फाई है, ठीक है, वो हमने पहले भी बता दिया था। सो पी क्यू कैप, वैसे ना मुझे यहाँ दूसरा फाई कैप, चलो पॉइंट और लेना चाहिए था, आर ले लेना चाहिए था, आई थिंक कर दूं, 2 मिनट आप देख लो, जस्ट टू चेंज द पॉइंट, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो पिछले वाले पॉइंट से। मैं बाइट से सब जगह क्यू की जगह आर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आर है, पी आर, आप भी नोट्स में ऐसे ही कर लेना, आर है, ठीक है, जस्ट कंफ्यूजन ना हो इसलिए। चलो तो फाई कैप विच इज पी
आर वेक्टर बाय पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको ही हम रो डी फाई से डिवाइड करेंगे तो बनेगा माइनस साइन फाई कैप प्लस कॉस फाई जे का। तो अगर आपने सेफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर हम एक सिंगल डायग्राम बना के इसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने थीटा कैप फाइंड करके दिखाया, उसी मेथड से आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, तो वो सेकंड मेथड है। और सिमिलरली हमारा जो z है, z कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, ठीक है, which is k cap. So therefore z cap is directly equal to k cap. उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि भाई रो कैप, फाई कैप और z कैप आर परपेंडिकुलर, तो मैं एक केस कर देता हूँ। हम रो कैप और फाई कैप को चेक कर लेते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। इनका डॉट प्रोडक्ट, रो कैप कहाँ है हमारा, ये था रो कैप, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट फाई कैप के साथ माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। तो अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई इज 1, कॉस फाई साइन फाई बचेगा, प्लस इसका इसके साथ करेंगे क्योंकि जे डॉट आई 0, तो इसका सिर्फ जे कैप के साथ ही होगा, तो प्लस साइन फाई कॉस फाई बचेगा, कट जाएंगे, आंसर विल बी 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, मतलब दे आर परपेंडिकुलर। अब किसी के साथ भी करके देख लो, के कैप के साथ करोगे तो डायरेक्टली आई कैप डॉट के कैप इज 0, जे कैप डॉट के कैप इज 0, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इसके साथ एक और एग्जांपल एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर आप रो कैप का क्रॉस प्रोडक्ट फाई कैप के साथ करोगे तो जेड कैप आएगा, फाई कैप का जेड के साथ करोगे तो रो आएगा। आप करके देख लेना, ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक्स में भी होगी, आप कोई ना कोई बुक यूज कर लिया करो, उसमें एग्जाम्पल्स होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्रॉस प्रोडक्ट की भी जो है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तीसरा वाला आता है इन साइक्लिक ऑर्डर, तो आपको रो फाई और जेड को ऐसे लिखना है। इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ये वाला आएगा, इन दोनों करोगे तो ये आ जाएगा, रो कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसी के साथ रिलेटेड है, ये आपने खत्म करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स को फाइंड किया और समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई डायरेक्शन, तो वो यही है जो अभी हमने फाइंड किया था। दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पी आर, हाँ ये वाला, यहाँ भी आर कर लो भाई। ये जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फाई, लिख लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछा गया तो ये काम करना है। और z के अलोंग तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट z के अलोंग dz ही रहेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने फाइंड कर दिया। लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इन एक्सप्रेशंस को यूज करके। आप इसको रिवाइज कर लेना, यूनिट वेक्टर्स याद कर लेना और रिलेशंस याद कर लेना। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।